हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास 8th के लेसन नंबर 7th कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखेंगे। एक्टिविटी 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। आप अपने आसपास फ्लोरा और फौना को ऑब्ज़र्व करो, अपने एरिया घर के आसपास जहां आप रहते हैं, और उनकी लिस्ट एक प्रिपेयर कर लें। फ्लोरा और फौना आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज 7.6, एंडेमिक स्पेसीज। So in the group quickly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madaji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. जल्दी ही बच्चों के वो ग्रुप फॉरेस्ट डीप फॉरेस्ट में चले गए, जंगल के काफ़ी अंदर चले गए, और बच्चे वहाँ पर एक बड़ी सी गिलहरी को देखकर सरप्राइज हो गए। सरप्राइज इसलिए हो गए कि वो गिलहरी बहुत बड़ी थी और उसकी जो पूंछ थी फ्लफ़ी थी। फ्लफ़ी मीन्स बालों वाली, रोमेदार बड़े बड़े बाल उस पर थे। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो, और वो इस बात को जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे, बहुत उत्सुक थे। तो माधव जी ने बताया कि ये जो है जायंट स्क्वायरल है, ठीक है, विशाल गिलहरी है, जो कि इंडेमिक है इस एरिया की। इंडेमिक मतलब स्थानीय स्पेसीज़, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्पेसीज जो वहीं पाई जाएगी, कुछ ख़ास एरिया में ही पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. endemic species एक ऐसी स्पेसीज होती है, चाहे वो पौधे हों या फिर एनिमल्स हो, जानवर हों या फिर पौधे हों, किसी के लिए भी वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ केवल एक पर्टिकुलर एरिया, विशेष एरिया में पाई जाती है, ये नहीं कि हर जगह पाई जाएगी। दैट इज़ endemic species. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. Particular type of animal, एक विशेष तरह के एनिमल या प्लांट, विशेष तरह का जानवर या पौधे इंडेमिक हो सकता है, या उस जोन के लिए हो सकता है, या फिर किसी स्टेट के लिए, या फिर पूरे देश के लिए। मतलब अगर एक जोन में पाया जा रहा है तो सिर्फ एक ही जोन में, दूसरे जोन में नहीं पाया जाता। अगर मान लेते हैं किसी स्टेट में पाया जा रहा है, ठीक है, बिहार में पाया जा रहा है, बंगाल में पाया जा रहा है, पंजाब में पाया जा रहा है, किसी एक स्टेट में पाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही पाया जाएगा, दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाता होगा। सिर्फ बिहार में पाया जाए, दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाता है। ओके, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पाया जा रहा है, दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाएगा। अगर कंट्री में पाया जा रहा है तो इंडिया में पाया जाएगा, दूसरे कंट्री में नहीं पाया जाएगा। दैट इज़ इंडेमिक स्पेस। माधव जी shows sal and wild mango, figure 7.3a, as two examples of endemic flora of पंचमढ़ी। माधव जी ने पंचमढ़ी के दो एग्जाम्पल दिखाए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर के दो एग्जाम्पल दिखाए पौधों के लिए, साल और वाइल्ड मैंगो, ठीक है, जंगली आम, ये जो एंडेमिक स्पेसीज़ हैं। और हाँ, यहाँ पर बिजोन भी दिखाया, इंडियन जायंट स्क्वायरल। बिजोन क्या है? बिजोन एक सांड होता है, जंगली सांड होता है, और इंडियन जायंट स्क्वायरल भारतीय बड़ी गिलहरी जो अभी आपने देखा है। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल एंड इंडेमिक फाना ऑफ दिस एरिया। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ने वाली गिलहरी भी है, जो कि यहाँ इस एरिया के लिए फाना है, इंडेमिक फाना। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. प्रोफेसर अहमद ने इन बच्चों को एक्सप्लेन किया कि इनके जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट बर्बाद जो हो रहा है, इससे क्या होगा, इनकी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ना, न्यू स्पेसीज़ की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड होगी, उनके घर, उनके आवास इस अफेक्टेड होंगे, और क्या होगा, उनकी स्पेसीज़ ख़तरे में पड़ सकती है, मीन्स उनकी स्पेसीज़ नष्ट भी हो सकती है। स्पेसीज़ क्या है, इसको हम जानेंगे। स्पेसीज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पेसीज़ कुछ जानवरों का, कुछ लोगों का जो है एक ग्रुप है,
उनकी जो ग्रुप है, पॉपुलेशन का एक ग्रुप है जो इंटरब्रीडिंग, एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग करते हैं, मीन्स अंतर प्रजनन, एक दूसरे से बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं। ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पेसीज कैन बी रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पेसीज एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पेसीज। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही ग्रुप, अपने ही स्पेसीज के मेंबर से रिप्रोड्यूस करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स नया ऑफस्प्रिंग, नया इशू, नया बच्चा पैदा होगा सिर्फ अपने ही ग्रुप के मेंबर से, ना कि वो दूसरे स्पेसीज के मेंबर के साथ अटैच होंगे। मेंबर्स ऑफ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टर्स, जो इनके स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे उनके एक कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। जहाँ आप कहीं रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस रीजन में, वहाँ पर एंडेमिक प्लांट्स या एंडेमिक एनिमल्स है तो उन्हें फाइंड आउट करें और हो सके तो लिस्ट भी प्रिपेयर कर लें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7.7 हेडिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स वन्यजीव अभ्यारण्य। सुन पहली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जल्दी पहली ने एक बोर्ड देखा जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट killing, poaching or capturing animal is strictly prohibited and punishable by law in all such places। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर इन जानवरों को किल करना, पोच मतलब शिकार करना, अवैध रूप से शिकार करना, अवैध इसलिए कि वहाँ पर मनाही है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ आप शिकार नहीं कर सकते। वैसे तो पूरे इंडिया में जानवरों हत्या की मनाही है, प्रोहिबिटेड है। और कैप्चरिंग एनिमल्स या जानवरों को पकड़ना, या तो उनको मार देना या उनको पकड़ लेना, पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, पूरी तरह से मनाही है। और ऐसे कोई किया जाता है तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है जिसके तहत उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व्स फॉरेस्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एक रिजर्वायर फॉरेस्ट की तरह होता है जो वहाँ पर जानवरों को लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है, मीन्स जानवरों को वैसे ही आवास प्रोवाइड कराते हैं जैसे जंगलों में उनको मिलता है। He also tells them that people living in a wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऑलरेडी रह रहे हैं उनको अलाउ होता है, सिर्फ उन्हीं लोग को अलाउ होता है कुछ खास एक्टिविटी, कुछ काम करने के लिए, जैसे सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक के लिए ग्रेज करना, मेडिकल प्लांट्स को वहाँ से कलेक्ट करना, या टूटी हुई लकड़ियाँ अगर हैं तो उनको फायरवुड के लिए इकट्ठा कर लेना। कम टू नेक्स्ट, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आई बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कुछ जो थ्रेटेंड हैं उनको हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे ब्लैक बक मीन्स काला हिरन, वाइट आई बक मीन्स सफ़ेद आँख वाला हिरन, एलिफेंट जानते हैं, गोल्डन कैट सुनहरी बिल्ली, पिंक हेडेड डक ऐसी डक जिसके हेड पिंक होते हैं, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, पाइथन, रिनोसरस है ना, मीन्स गेंडा, इनको यहाँ प्रोटेक्ट किया गया है, प्रिजर्व किया जा रहा है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। इंडियन सेंचुरी में बहुत बड़ा भूदृश्य है, बहुत बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा है जो बहुत बड़ा है, और किस लिए यूज़ होता है, फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए, एक प्लेन जंगल है उसके लिए, है ना, और एक माउंटेन वाला फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट जो पहाड़ी जंगल है उसके लिए, बुश लैंड भी है मीन्स झाड़ियों वाली ज़मीन, और डेल्टा के पास भी बड़ी नदी है। ये सारे क्या हैं, इंडियन सेंचुरी के लिए यूनिक प्लेस प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ अ पिटी दैट
Even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. It is pity, ये बहुत दया की बात है कि जो लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं या जंगल में रहते हैं, जंगल के नज़दीक पड़ोसी जो होते हैं, जंगल के पड़ोसी वो इनक्रोच करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जंगल को डिस्ट्रॉय करते हैं। किनारे किनारे से वो जो लगे हुए होते हैं वो उसकी पेड़ को काट लेना या फिर इस तरह से या फिर जानवर आते हैं उनको शिकार कर लेना, ये जो है जंगल को धीरे धीरे क्या करते हैं, इनक्रोच कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू देयर विजिट टू द जू। बच्चों को रिमाइंड कराया गया है कि जो उन्होंने जू को देखा था। दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्होंने रिकॉल किया और सोचा और रिकॉल किया कि जू एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवरों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिफरेंस क्या है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसको आगे देखेंगे हम, इसमें क्लियर होगा। एक्टिविटी 7.7 विजिट अ नियर बाई जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल लीव्स इन आर्टिफिशियल सेटिंग। विजिट अ नियर बाई जू, नज़दीक के जू में देख लीजिए, अगर आपके आसपास नज़दीक जू है तो देख लीजिए, नहीं हो तो जब आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व द कंडीशन प्रोवाइडेड, उनको किस तरह से कैसी कंडीशन एनिमल्स को प्रोवाइड करा जा रही है, क्या सिचुएशन उनके साथ चल रही है, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। क्या वो एनिमल्स को जो सिचुएशन, जो कंडीशन, जो प्लेसेस दिए जा रहे हैं, क्या वो सूटेबल हैं या नहीं, इनको आप ऑब्ज़र्व करें। कैन एनिमल्स लीव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, क्या जानवर आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं, क्योंकि जू तो जो एक आर्टिफिशियल सेटिंग ही है, इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर उनको नेचुरल हैबिटेट की प्लेस पर आर्टिफिशियल सेटिंग हम दे दें तो क्या वो लीव कर पाएंगे, रह पाएंगे। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो आपकी राय में क्या जानवर को कंफर्टेबल है जू में रहने के लिए या फिर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। रोड साइड, रोड के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर, बच्चे अब वहाँ जाने को उत्सुक थे। माधवजी टेल्स देम दैट दिस रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी ने बच्चों को बताया कि रिजर्व्स है, बहुत बड़ा है और डाइवर्स, इतना डाइवर्स कि इनके जो इकोसिस्टम का सेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फाना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। इस एरिया में बहुत सारे फ्लोरा, फाना और लैंडस्केप है और कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं जो इस एरिया में प्रोटेक्टेड हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट। फाइनेस्ट इंडियन टीक, सबसे अच्छा जो इंडियन टीक होता है वो इसी जंगल से मिलता है। टीक मीन्स सागौन, जो सागौन का प्लांट होता है, पेड़ होता है, वो यहीं इसी जंगल से आता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर भी सतपुड़ा नेशनल पार्क में दिखाए गए हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। रॉक शेल्टर अगर हैं, रॉक शेल्टर मतलब चट्टान के शेल्टर, इसका मतलब गुफा टाइप का या फिर कुछ ऐसा स्थान रॉक के आसपास जिसमें पुराने ज़माने के लोग रहते रहे होंगे। तो ये एक एविडेंस है ना, एक तथ्य, एक सबूत है जो प्रागैतिहासिक मानव हमारे यहाँ जंगलों में कैसे रह करते थे। तो प्रागैतिहासिक मानव का क्या एक सबूत है कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव का वास हुआ करता था, वो कैसे कैसे रहते थे, ये एक एविडेंस है। दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। इसको देखकर हमको एक आइडिया लग जाता है कि प्रिमिटिव पीपल, जो हमारे प्राचीन काल के जो
लोग रहा करते थे, मीन्स हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, उनका जीवन स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल कैसा हुआ करता था, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते थे। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। इन शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग, रॉक के ऊपर पेंटिंग भी पाई गई है। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में कुल 55 रॉक शेल्टर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, मीन्स उनकी पहचान कर ली गई है। Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. Figures of animals, जानवरों के फिगर उसमें बने हुए हैं रॉक्स पेंटिंग में, जानवरों के फिगर उनके चित्र बने हुए हैं। मेन फाइटिंग, इंसानों की लड़ाई के चित्र बने हुए हैं। हंटिंग, शिकार के भी चित्र बने हुए हैं। लोग डांस कर रहे हैं, उसके भी चित्र बने हुए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ये सारे जो है चित्र जो हमको शो कर रहे हैं इस पेंटिंग में। मैनी ट्रिब्स लाइव स्टिल लाइव इन दिस एरिया, और बहुत सारे ट्रिबल्स भी वहाँ रह रहे हैं, मीन्स आदिवासी भी आज भी वहाँ रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। बच्चे जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व्स, एक बोर्ड देखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व्स का एक बोर्ड देखा। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि टाइगर्स को कंट्री में प्रोटेक्ट किया जा सके इस प्रोजेक्ट के द्वारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था इस प्रोजेक्ट का? उद्देश्य ये था कि देश में होने वाली कमी, घटती हुई कमी, जो टाइगर्स की संख्या में घटती हुई कमी, उनको मेंटेन करना और टाइगर की जो संख्या है, जो जनसंख्या है, उसको हम बढ़ा सकें, ऐसा ना हो कि वो विलुप्त हो जाएं। ओके, कम टू दिस नेक्स्ट। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? क्या टाइगर अभी इस जंगल में पाए जाते हैं? आई होप आई कैन सी अ टाइगर। शायद ऐसे मेरी आशा है कि मैं इस जंगल में इसे देख सकूं या देख सकता हूं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्राम आवर फॉरेस्ट। टाइगर एक कई स्पेसीज में से एक ऐसी स्पेसीज है जो कि धीरे धीरे हमारे जंगलों से डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक in the sense that the significance increasing the population of tiger has been seen here। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व्स एक यूनिक है जहाँ पर ये देखा गया है कि पॉपुलेशन टाइगर की यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। Once upon a time animals like lions, elephants, wild buffaloes and barasingha were also found in the Satpura National Park। एक समय जब यहाँ पर दूसरे जानवर जैसे लायन, एलिफेंट्स और वाइल्ड बफेलो मीन्स जंगली भैंस, बारहसिंगा यहाँ सतपुरा नेशनल पार्क में देखे जाते थे। एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। ऐसे जानवर जिनकी संख्या कम होने जाती है, जिनकी संख्या कम होने वाली होती है या फिर कम हो रही है, ठीक है, उनका लेवल, उनकी जनसंख्या का लेवल कम होता रहता है, उसको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में डाल देते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स को कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब विलुप्त, अब उनकी संख्या ख़त्म हो रही है, वो उनकी स्पेसीज अब ख़त्म होने के कगार पर है। Bujo is reminded of the dinosaur which became extinct a long time ago। बुझो ने रिमाइंड किया डायनासोर को जो कि बहुत समय पहले रहा करते थे लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल्स विलुप्त प्राय मीन्स ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन एक्सटिंक्ट में ख़त्म हो चुका है, लुप्त हो चुके हैं। ओके, animals has been difficult because of disturbance in their natural habitat। ये है
सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बीन डिफिकल्ट, कुछ जानवरों के सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिए गए हैं नेचर के द्वारा। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। प्रोफेसर अहमद ने इन बच्चों को बताया कि प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, ये स्ट्रिक्ट रूल नेशनल पार्क में इम्पोज किया गया, मतलब नेशनल पार्क में एक रूल बनाया गया है जो कि प्लांट और एनिमल को फुली आपको प्रोटेक्ट करना होगा। नोबडी कैन हार्म हियर। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स etc आर नॉट अलाउड। देखिए यहाँ क्या क्या नहीं अलाउ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानो कि किसी भी तरह की कार्य क्रियाकलाप कुछ भी, जैसे कि ग्रेजिंग जानवरों को लेकर चराना, पोचिंग शिकार करना, अवैध शिकार करना, हंटिंग कैप्चरिंग जानवरों को पकड़ लेना, या लकड़ियाँ इकट्ठा करना, या मेडिसिन के लिए पेड़ पौधों को इकट्ठा करना, कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं होता है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, पहली का यहाँ एक सवाल आ गया। देखिए, क्या सिर्फ बड़े जानवर ही एक्सटेंट करते हैं, बड़े जानवर ही लुप्त हो जाते हैं? कि अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया था डायनासोर का, तो डायनासोर इज़ अ बिग एनिमल ना। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने बताया कि छोटे जानवर बड़े जानवर की तुलना में, छोटे जानवर बड़े जानवर की तुलना में ज़्यादा एक्सटेंट कर जाते हैं, उन पर ज़्यादा ख़तरा होता है एक्सटेंट करने का। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। कई बार हम सांप, सर्प, स्नैक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट, मेढक, छिपकली, बैट, चमगादड़, उल्लू, इन सबको बिना किसी वजह से, बिना किसी सोच से, बिना समझे बेरहमी से हम इनको मार डालते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इनका इकोसिस्टम में क्या वर्क है। आप खुद रियलाइज़ कर लो कि आपने कितनी बार मारा होगा, या आपके फ्रेंड ने किसी को मारा होगा, उसके बारे में सोचे बिना बस इंजॉय के लिए ही क्लिक कर दिया छिपकली को। बैट्स दिखा दिया तो ये नहीं उसको भगा दें, उसको उठाया डंडा और 2-4 डंडे मारकर उसको क्लिक कर दिया। ठीक है, वी शुड नो अबाउट द इकोसिस्टम, द रोल ऑफ दैट इन द इकोसिस्टम। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स, हम उनको मारकर अपने इकोसिस्टम को, खुद को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो साइज में भले ही छोटे हों, आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन इकोसिस्टम में उनका रोल छोटा नहीं है। हम इनको इकोसिस्टम में उनका रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने उन्हें पढ़ा है फूड चेन के बारे में, फूड वेब्स के बारे में। उन्होंने फूड चेन और फूड वेब्स का वो एक पार्ट है, अगर वो नहीं रहेंगे तो आपका चेन और हमारा फूड वेब्स ब्रेक कर जाएगा। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas etc। एक इकोसिस्टम किन चीज़ों का बना होता है? पौधों का, जानवरों का, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का, सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, ये एक किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में है, एरिया में चल रहा है, जिसके साथ साथ ये तो लिविंग थिंग्स हो गए, उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी साथ में अटैच होते हैं, जैसे वहाँ का क्लाइमेट, सॉयल, रिवर, डेल्टास etc। ये इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है। ओके, देखिए बुझुब थोड़ा परेशान है यहाँ पर, कह रहे हैं आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज़। क्या यहाँ कोई रिकॉर्ड है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, जो जानवर ख़तरे में हैं, जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है? क्या उनका भी रिकॉर्ड होता है कि इनकी संख्या घट रही है, बढ़ रही है? ओके, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं 7.9 रेड डेटा बुक।
Professor Ahmad explains about Red Data Book of the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को यहाँ बताया रेड डेटा बुक के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि रेड डेटा बुक एक स्रोत है जिसमें सारे रिकॉर्ड पेंशन होते हैं जो कि जानवरों या फिर पौधों के, जानवरों या पौधों के होंगे कि उस जो भी जानवर या पौधे इंडेंजर्ड होंगे, ख़तरे में होंगे, उनका इसमें नाम मेंशन होता है। रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। रेड डेटा बुक इंटरनेशनल भी ऑर्गेनाइज होता है, वैश्विक रूप से भी उस पर यूज़ होता है। इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। भारत भी रेड डेटा बुक का यूज़ करता है जो कि जानवर या पौधे भारत में पाए जाते हैं वो उनको मेंशन करता है। Migration. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधोजी। एक्सकर्जन पार्टी, भ्रमण करने वाला दल, जो बच्चों का दल था वो भ्रमण कर रहा है माधोजी के साथ। तो माधोजी के साथ चूँकि माधोजी गाइड ही यहाँ बने हुए हैं तो माधोजी की गाइडेंस में वो फॉरेस्ट में अंदर चले गए और अंदर के अंदर तो पहले से थे और अंदर चले गए, डीप चले गए। दे सेट नियर द तवा रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए तवा रिजर्वायर पर वो रिलैक्स होने के लिए रुक गए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहली ने नज़दीक की रिवर पर, नदी पर कुछ बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, कुछ बर्ड्स को वहाँ देखा। माधोजी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधोजी ने बच्चों को बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड के दूसरे हिस्से से उड़कर यहाँ आई हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर away areas every year during a particular time because of climatic change. माइग्रेटरी बर्ड्स ये हर साल आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल दूसरे देशों से, दूसरी जगह से हर साल आती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर आती हैं जब वहाँ क्लाइमेट चेंज होता है। दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो वहाँ से उड़कर अंडे देने के लिए आती हैं जब वहाँ पर मौसम जो नेचुरल उनका हैबिटेट है, ठीक है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत कोल्ड हो जाता है और वो इनहॉस्पिटेबल हो जाते हैं। मीन्स उनका जो आवास है अशरण्य हो जाता है, बहुत अब रहने के लायक नहीं होते तो आते हैं। बर्ड्स हु कवर long distance to reach another land are known as migratory birds as पहली learned in class 7th। जैसा कि पहली लर्न कर चुके क्लास 7th में, ऐसी चिड़िया जो लॉन्ग डिस्टेंस तय करके, लंबी दूरियां तय करके एक देश से दूसरे देश पहुंचती हैं उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, मीन्स प्रवासी पक्षी कहते हैं। कम टू नेक्स्ट हेडिंग 7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद draws attention of the children to another cause of deforestation। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को दूसरे काज भी बताया, डिफॉरेस्टेशन के दूसरे काज बताया, ठीक है, जंगल के काटने के, जंगल को बर्बाद करने के दूसरे रीज़न क्या हैं। अभी तो हमने बताया कुछ रीज़न्स, अब ये दूसरे रीज़न्स भी कुछ हैं। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। उन्होंने यही बताया कि 1 टन पेपर बनाने के, सिर्फ 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 अच्छे से पूर्ण रूप से बड़े पेड़ों को यूज़ किया जाता है। मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े फुल ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ किए हुए पेड़ को कट करके पेपर को बनाया जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि एक पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर।
यदि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ एक शीट पेपर पर डे सेव करता हो तो हम साल में कई पेड़ बचा लेंगे। वी शुड सेव, रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमको पेपर को सेव करना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए, और जो कुछ अगर हमने यूज्ड पेपर है तो उसको रिसाइकिल भी कराना चाहिए। बाय दिस वी नॉट only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper। हम ऐसा करके हम सिर्फ पेड़ को ही नहीं बचा रहे हैं, पेड़ को के साथ साथ हम अपनी एनर्जी, चाहे वाटर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, इन सब के लिए हम बचा रहे हैं, जो कि मैंने पेपर को बनाने में यूज़ होती है। पेपर बनाने में एनर्जी का यूटिलाइज होगा, मशीन लगेगी, एनर्जी का खर्च होगा, पानी का खर्च होगा, इन सबको हम भी बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। और जो पेपर को बनाने में हार्मफुल केमिकल का यूज़ हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे, मीन्स कम कर लेंगे। इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है? आइए सोल्यूशन देखते हैं। एक सोल्यूशन सामने आया है। 7.12 heading reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation। प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया, बच्चों को बताया कि डिफॉरेस्टेशन का क्या है। डिफॉरेस्टेशन का दूर करने के लिए हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मीन्स वनीकरण, दोबारा जंगल को लगा देना। Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees। Reforestation क्या है? Reforestation जहाँ पर पौधे ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, वहाँ पर नए पौधों को लगा देना, फिर से उनको नए पौधों को लगाना, इकट्ठा करना। The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest। हाँ, ये लेकिन ये याद रखना होगा, जो आपने पौधे लगाया वो वैसे ही स्पेसिस का होना चाहिए जो पहले वहाँ पर था। वी शुड प्लांट, ताकि वो एक होने से वो जल्दी ग्रो करेगा और वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। हम लोग जितने पौधों को कट करते हैं, कम से कम उतने पौधे हमको ज़रूर लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हैपेंड होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टेब्लिशेस इटसेल्फ। यदि डिफॉरेस्टेशन एरिया को हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसी जंगल को हमने छोड़ दिया, वो डिफॉरेस्टेशन खुद ब खुद हो गया, ठीक है, वो स्वतः हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो ये खुद ब खुद इस्टेब्लिश भी कर जाएगा, स्वयं इस्टेब्लिश भी कर जाएगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेचुरली अगर हो रहा है तो रिफॉरेस्टेशन का कोई रोल ह्यूमन बींग्स का नहीं है, ह्यूमन का, मानव का वहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो नेचर कर रही है। वी हैव ऑलरेडी काज्ड ट्रीमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। वी हैव ऑलरेडी काज्ड, हम पहले से ही ट्रीमेंडस डैमेज के लिए, जंगल के ट्रीमेंडस डैमेज के लिए पहले ही हम कारण बन चुके हैं। ट्रीमेंडस मीन्स भयंकर, भयानक, भयानक जो डैमेज हो रहा है जंगल का, उसके लिए हम पहले ही कारण बन चुके हैं। इफ़ यू हैव टू रिटेन आवर वेल्थ, ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। इफ़ यू हैव टू रिटेन, यदि हमको इन ग्रीन वेल्थ को रिटेन करना होगा फ्यूचर के लिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए ग्रीन वेल्थ को रिटेन करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं, प्लांटेशन और ज़्यादा करें। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत में यहाँ पर हम लोगों के पास फॉरेस्ट एक्ट है, जिसके तहत हम जंगलों को कंजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा मिलती है उनको। This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। इस एक्ट से जो लोग जंगल में रह रहे हैं या जंगल के नज़दीक रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं या जंगल के नज़दीक, उनकी बेसिक नीड्स को
वो पूरा करते हैं। और ये एक्ट उन लोगों को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, जो कि नेचुरल फॉरेस्ट है। एट After some rest, Madhuri asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. After some rest, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद जिन बच्चों से चलने को कहा, वापस अब चलने को कहा, क्योंकि सनसेट हो जाने के बाद, सूरज डूब जाने के बाद जंगल में रुकने की कोई परमिशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ख़तरा हो सकता है जंगल में रुकना। सो वी शुड गो बैक। ऑन गेटिंग बैक, वापिस होते समय, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधोजी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वापसी में प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधोजी को थैंक्स बोला। प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधोजी को उनके गाइडेंस के लिए थैंक्स बोला कि उन्होंने बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस उनको कराया है। बच्चों को बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करा दिया, उन लोग को बहुत अच्छा लगा। सो यो आपका लेसन तो फिनिश हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।